अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत से दोस्तों का सवाल था मैरिज डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कि ये जो मेरे हाथ में बुक मैरिज है, अगर ऑफिशियली मैरिज किया जाए तो ऑफिशियली मैरिज के बाद इस तरह की बुक मिलती है। एक का कलर रेड होता है और दूसरी का ग्रीन होता है। ये दो बुक मिलती हैं। इन बुकों के हवाले से बहुत से दोस्तों का जो सवाल था कि इंडोनेशिया में अगर हम ऑफिशियली शादी करें, ऑफिशियली शादी के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं और अभी क्या प्रोसेस है 2025 में। पहले भी मैं बहुत सी वीडियो बना चुका हूं और मुझे बाद में भी कमेंट्स भी आए, ऊपर से मैसेज भी आए कि आप एक दो वीडियो अभी नई अपडेट के हिसाब से बना दें। वही पुरानी अपडेट है, पुरानी मेरी वीडियो शायद अभी नहीं मिल रही क्योंकि चैनल एक बार हैक हो गया था और बहुत सी वीडियो जो है डिलीट हो गई थी उस वक्त। तो ये मैं अभी आपको दोबारा बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंटेशन सेम है पाकिस्तान से। सिंगल सर्टिफिकेट चाहिएगा। सिंगल सर्टिफिकेट के बाद पेरेंट्स की तरफ से एफिडेविट होता है। अगर फादर है तो फादर के नाम से हो जाए, मदर है तो मदर के फादर की डेथ हो चुकी है या बीमार हैं फिर मदर जा सकती है, मदर के नाम से। दोनों में से कोई भी नहीं जा सकता। बड़ा भाई जा सकता है, बड़ा भाई भी नहीं है, अंकल या चचा ताया कोई भी जा सकता है। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश सेम है। इसको कहते हैं एफिडेविट। उसमें उसका पास शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा होगा, आईडी कार्ड नंबर। तो वो ये परमिशन दे रहा होगा कि मैं किसी का कोई इतराज़ नहीं है, मेरे बेटे का यह पासपोर्ट नंबर है, मैं इसको इजाज़त देता हूँ फ़लाँ मुल्क में जाके शादी कर रहा है, तो मुझे इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। ये अस्टाम फ्लोर से मिल जाता है अस्टाम, तो उससे अस्टाम ले। अस्टाम के ऊपर जो है अस्टाम शनाख्ती कार्ड की कॉपी के ऊपर मिलता है। आपके वालिद की शनाख्ती कार्ड, उसके ऊपर अस्टाम मिलेगा। अस्टाम फ्लोर से लिखवा लें या किसी भी कंप्यूटर वाले से ये फॉर्मेट लिखा लें, उनको पता होता है। और लिखवाने के बाद फिर आप इसको सिविल जज से स्टैंप करवा लें और फिर मुफा में सारे डॉक्यूमेंट ले जाके इनको टेस्ट करवाना है। सिंगल सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद एफिडेविट हो गया। उसके बाद अब आपका भला करे, आपने बनाना है बर्थ सर्टिफिकेट। आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, वो भी ले लें। बर्थ सर्टिफिकेट के बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आपका पाकिस्तान में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया। ये 4 डॉक्यूमेंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पेरेंट्स की कॉपी भी आप इंडोनेशिया में लेके आएँ। ये 4 डॉक्यूमेंट को आप मुफा लेके जाएं, मुफा में टेस्ट करवाएं। एफआरसी को भी टेस्ट करवा लें, फैमिली रजिस्ट्रेशन कार्ड। एफआरसी को भी रजिस्टर करवा लिया आपने। ये सारे डॉक्यूमेंट को मुफा में टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने के बाद इनको इंडोनेशिया में ले आएँ। आप भी आ रहे हैं, यहाँ से लड़की भी सेम इसी तरह के डॉक्यूमेंट बनवाएगी। N1 to N5 इनके कुलूराहान से बन जाता है, कच्चा मातन वगैरह से। ये बनाएं। फिर पोल्डा ऑफिस से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाए। सिंगल सर्टिफिकेट ले कि इसकी पहले शादी नहीं हुई, शादी हो चुकी है तो उसके पास डिवोर्स सर्टिफिकेट होगा। अगर वो उसका पहला हस्बैंड मर चुका है तो अक्ता मतियान होगा, तीनों में से एक भी हो। इसी तरह लड़के का, अगर लड़के की पहले शादी है तो वो परमिशन लेटर भी ले सकते हैं पहली वाइफ से कि मैं वहाँ पे शादी कर रहा हूँ, तो पहली वाइफ उसको परमिशन लेटर दे रही है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया लड़की का। N1 to N5 हो गया। उसके बाद सिंगल सर्टिफिकेट हो गया, लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। और लड़की के पेरेंट्स की तरफ से भी एक लेटर होता है, वो भी बनवाना है। लड़की की पेरेंट्स उसको इजाज़त दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के इस लड़के से शादी कर रही है, उनको किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है। ये इस तरह का एक लेटर बनवा के लड़की भी जो है उसको नोटरी करवाएगी। नोटरी करवाने के बाद इन सारे डॉक्यूमेंट को अपोस्टल करवाना है। apostle.ahu.com पे ऑनलाइन डाटा अपलोड करें। डाटा अपलोड हो जाएगा। जब अप्रूव्ड हो जाएगा, अप्रूव्ड होने के बाद इनकी बिलिंग करें। बिलिंग करने के बाद वहाँ पे ऑफिस में जाके इनको अपोस्टल करवा सकते हैं। यह तरीकाकार है, ईजी है, सिंपल है। अपोस्टल होने के बाद लड़की, लड़का और लड़की में से किसी कोई भी फादर है हेल्दी है तो वो चला जाए। अगर वो बीमार है तो लड़की की माँ भी जा सकती है। पाकिस्तान एम्बेसी में जाए, वहाँ पे जाने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात इन दिनों में से किसी में भी जा सकते हैं। जुमा हाफ डे होता है, शायद आपका काम ना हो तो पीर, मंगल, बुध, जुमेरात को जाने की कोशिश करें। जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करें। आपको सेम डे में NOC मिल जाती है अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो। NOC लेने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो आपने इन सारे डॉक्यूमेंट जो लड़का पाकिस्तान से लेके आया होता है और NOC जो पाकिस्तान एम्बेसी से मिलती है। पाकिस्तान एम्बेसी से जो NOC मिलेगी वो इंग्लिश में मिलेगी। आपको इनको सबको
भाषा इंडोनेशिया में ट्रांसलेट करवाना होता है। ट्रांसलेट के लिए आपको गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं ट्रांसलेटर। अगर मुझसे नंबर चाहिए तो मैं भी ट्रांसलेटर का नंबर दे दूँगा। ट्रांसलेटर आई थिंक 1 लाख IDR पर पेज ले लेता है। 1,20,000 भी लेता है, कोई 80,000 भी लेता है, कोई 2 लाख भी मांग सकता है, कोई 1.5 लाख भी, यहाँ तक है। 1 लाख में आपका काम हो रहा है, ठीक है। 1 लाख में 80,000 में ये ट्रांसलेटर लेता है। ट्रांसलेट पाकिस्तान एम्बेसी से जो NOC मिलती है वो भी मस्ट ट्रांसलेट करवानी होती है। एफिडेविट जो आपके पेरेंट्स का है वो भी आपने लाजमी ट्रांसलेट करवाना है। एफिडेविट के बाद सिंगल सर्टिफिकेट है या स्टेटस है जो भी, वो भी आपने ट्रांसलेट करवाना है। स्टेटस के बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो भी ट्रांसलेट करवाना है। इसके अलावा जो आपका ये FRC वगैरह हो गया या शनाख्ती कार्ड की कापियाँ वगैरह, इनको ट्रांसलेट कराने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश में है तो। अगर उर्दू में है तो इनको आई थिंक ट्रांसलेट, मेरे पास जो थी वो इंग्लिश में, नॉर्मली ज़्यादा अभी इंग्लिश में आ रही है, इंग्लिश उर्दू दोनों होता है, तो वो उसको ट्रांसलेट करवाने की ज़रूरत नहीं होती। ये चीज़ें इसको ट्रांसलेट करवाएं। ट्रांसलेट तकरीबन 1 दिन में आपको PDF कर देता है, 3 दिन में आपके पास डिलीवरी हो जाती है ट्रांसलेटर की। उसके बाद अभी कुछ दोस्तों ने भी पर्सनल मुझे मैसेज किया कि शादी पे ख़र्चा कितना होता है। शादी पे ख़र्चा आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना ख़र्चा कर रहे हैं। कुछ तो ये होते हैं कि पाकिस्तान से आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास 40-50 हज़ार 2-3 लाख रुपए है, हम इसी में चाहते हैं कि शादी इस तरह नहीं होती, ठीक है। शादी के लिए ख़र्चा करना पड़ता है। ख़र्चा कम से कम आई थिंक आपका जो है 30 से 35 जूता, 30 से 35 जूता। मेरा मोबाइल किधर है दूसरा, मैं आपको हिसाब करके बताता हूँ। 35 जूता, 35 18 6,30,000 तकरीबन खाने का ख़र्चा आ जाता है। 6,30,000, बाकी जो 20 18 3.5 लाख टेंट वगैरह डेकोरेशन वगैरह का ख़र्चा आ जाता है। उसके अलावा लड़की के लिए अगर आप कपड़े वगैरह ले रहे हैं, कैमरे वाले को अरेंज कर रहे हैं, तो ये सारा मिल मिला के तकरीबन 80 जूते तक ख़र्चा आ जाता है। तकरीबन 12 से 14 लाख रुपए पाकिस्तानी 12 से 14 लाख रुपए ख़र्चा आ जाता है अगर आपने सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से शादी करनी है। अगर खाली निकाह करना है, बुक मैरिज वगैरह लेनी है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। वो आप किसी भी डिवोर्स से, विडो से आके कर सकते हैं, वो इस पे भी एग्री हो जाती है, ठीक है। अगर आप किसी सिंगल लड़की से करना चाहते हैं तो आप में भी 90% वो यही होता है कि पूरा जो ख़र्चा वो लड़का ही उठाता है। यहाँ का जो कानून है, रिवाज है, ये चीज़ मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से दोस्त यहाँ पे आ जाते हैं, वो इसीलिए फेलियर हो जाते हैं कि उनको पता नहीं होता है शादी यहाँ पे किस तरह होती है। वो यही सोचते हैं, जिस तरह पहले आपने आसिफ अली का भी सुना था, यहाँ पे शादी के लिए आया था, बाद में आगे पता चला तो यहाँ पे तकरीबन 70-80-100 जूता ख़र्चा है शादी करने का। तो 1-2 केस और भी आए जिन्होंने पर्सनली मुझे कांटेक्ट किया कि इरफान भाई हम लोग यहाँ पे आए, अभी ये लोग कह रहे हैं कि शादी के लिए ख़र्चा करो, रोटी वगैरह का इंतज़ाम करो, तो ये इतना लग रहा है भाई, यहाँ पे इतना लग जाता है। आप अपने हाथ से कर लें, तकरीबन 70-80 जूता ख़र्चा हो जाता है। 70-80 जूता हम लोग सोचते हैं कि ये 70-80 मिलियन है। अभी आप देखो 12-13-14 लाख अगर आप पाकिस्तान में भी करो, कोई दावत वगैरह, डेकोरेशन वगैरह करो या थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह लो, तो इजीली ख़र्चा हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे है, अगर आप यहाँ पे कुछ डेकोरेशन वगैरह करते हो, खाने वगैरह का, पार्टी वगैरह का इंतज़ाम करते हो, तो ईज़िली ये लग जाता है। तो आप ये ना सोचो कि इनकी करेंसी ये मिलियन बन रहे हैं, इसी तरह गलती करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, उसको भी देखिएगा कि जो बिज़नेस वाले आते हैं वो पाकिस्तान से क्या करते हैं, 15-20 लाख होते हैं, वो ज़रब तकसीम कर लेते हैं इंडोनेशिया करेंसी में, ये हमारे पास इतने बिलियन बन रहे हैं, हम तो वहाँ पे करोड़पति जाके बन जाएंगे और हमारा तो करोड़ों में बिज़नेस होगा। वीडियो में बताऊंगा तफसील से, उसमें आपको बताऊंगा कि बिज़नेस के लिए हमें कितना पैसा चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और क्या क्या हम बिज़नेस कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद बुक मैरिज आपको मिल गई। बुक मैरिज के बाद आप के जो वीज़ा है, क्योंकि वीज़ा भी लेना है आप, वीज़ा के लिए आपके पास तकरीबन कम से कम 30 दिन होने चाहिए। 30 दिन से कम अगर आपके पास टाइम है तो आपको वीज़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगर आपने फिर भी वीज़ा अप्लाई कर दिया तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। 30 डेज़ आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए। 30 डेज़ वैलिड नहीं है तो आप वीज़े को एक्सटेंड करें, एक्सटेंड करने के बाद उसको दोबारा कन्वर्जन में करें। वीज़ा एक्सटेंशन की जो फ़ीस है वो तकरीबन 1 जूता समथिंग है, 1 जूता अराउंड है। और जो वीज़ा 1 साल वाला है उसके 4 जूता 5 लाख IDR है, और 2 साल का जो वीज़ा है उसकी 7 जूता 5 लाख IDR है।
आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं फैमिली वीज़े को। विज़िट वीज़े से 30 डेज़ वैलिड होना चाहिए। 30 डेज़ वैलिड है, अप्लाई करें और ये सारे एनओसी की कॉपी, आपके वाइफ का डाटा और आपका डाटा सारा उसमें अपलोड करें। अपलोड करने का तरीका ये है कि देखें, मैं आपको सही तरीके से समझा देता हूँ, आपका कोई मसला ना हो। सबकी एक फ़ाइल बना लें, एक फ़ाइल बना के अपलोड कर दें, उसमें भी सेम कर दें, दूसरे में कर दें, तीसरे में भी कर दें। वहाँ सिर्फ 2 या 3 डाटा का नाम लिखा होता है, बाकी का नाम नहीं लिखा होता ना। वहाँ पे आपकी बुक मैरिज का लिखा होगा या बर्थ सर्टिफिकेट का भी नहीं लिखा होगा, आपकी वाइफ का खाते का भी नहीं लिखा होगा। सारे को एक ही PDF में बनाएं। आपका पासपोर्ट, आपकी वाइफ का पासपोर्ट, उसकी कॉपी, उसका खाते पे, उसका ID, पहले उसका एक सारा करें, फिर आपका नीचे करें, नीचे करके आपका अंटिल वीज़ा तक, आपकी फ़ोटो, पासपोर्ट, सब कुछ एक PDF बना के सबको अपलोड कर दें। आपकी वाइफ की तरफ से एक स्टेटमेंट भी लगती है कि मैं इसका वीज़ा करवा के दे रही हूँ, ये मेरा हस्बैंड है, हमारी शादी हो चुकी है, इस तरह की एक स्टेटमेंट होती है, तो वो भी साथ में लगती है, मात्र करके सिग्नेचर करके। ये सारा सिंपल सा तरीका है, वीज़ा हो जाएगा। वीज़ा होने के बाद आप यहाँ पे लीगली स्टे कर सकते हैं, आप जॉब फिर भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक ही वीडियो में मैं तफसीली बता रहा हूँ। इंडोनेशिया में शादी करने के बाद आप इंडोनेशिया में जॉब नहीं कर सकते। कुछ लोगों का ये ज़हन होता है कि हम शादी कर लेंगे, शायद वो इसलिए आते हैं कि शादी कर लेंगे, शादी करने के बाद हम यहाँ से पैसे कमाएंगे, काम करेंगे और वो पाकिस्तान सेंड करेंगे। जॉब आप फिर भी नहीं कर सकते इंडोनेशिया में। हाँ, कुछ आपके पास इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट से कोई छोटा मोटा कारोबार कर सकते हैं, और वो भी वाइफ को साथ लेके फैमिली सपोर्ट के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते जब तक आप यहाँ पर नेशनल नहीं हो जाते। आई होप आपको इस छोटे से व्लॉग में सारा कुछ इंडोनेशिया का जो भी मैरिज वालों का होता है वो समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ ना आई तो मुझे पूछ लीजिएगा। इतना इजीली है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है यहाँ पे मैरिज के बाद भी, क्योंकि जॉब नहीं होती, जॉबलेस होते हो, आपको सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं होता। अगर आप फ्रीलांसर वगैरह हो तो आप यहाँ पे इजीली सर्वाइव कर सकते हो। बाय द वे, अगर आप के पास 5, 10, 20 लाख, 25 लाख है और इसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप यहाँ पे आके सर्वाइव नहीं कर सकते हो। बेवकूफ़ी नहीं करना, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।